हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस एंड जनन के अंदर अपन ने देखा था कि किस प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर किस प्रकार एनिसेक जनन होता है और उसको अपन ने डिवाइड किया था। फर्दर देन नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को अपन ने किसमें दो भागों में डिवाइड किया और फिर वहां से उसको फिर उसके अलग अलग अपर रूप बताए कि साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। उसके बाद में अपन ने कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस को डिप्लॉयड या उसको डिवाइड किया था अपन ने थेलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉयड एंड थेलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर फीमेल के द्वारा दिए जाने वाले एग डिप्लॉयड होते हैं और वो डिप्लॉयड एग से आगे चलकर जब डेवलपमेंट प्रोसेस होती है और डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान उसमें बनने वाली आगे की जो जनरेशन होगी वो भी फीमेल ही क्रिएट होती है। ये सब अपन ने उसमें देखा था। तो सबसे पहले अपन ने नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे थे। इस नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को अपन ने मोस्टली दो भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले जो था साइक्लिक और दूसरा जो था वो कौन सा था अपना कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, फिर इसको अपन ने क्या कहा था, इसका जो नाम बताया था अपन ने साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस को, वो कहा था इसको फैकल्टेटिव। क्या कहा था? फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस या यही कहा था। ठीक है, अब यहां पे अपन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे थे तो इसको कहा था ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यहां पे अपन को दोनों ही शब्दों का अर्थ मालूम है कि फैकल्टेटिव या हेटेरोगामी या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस किसे कहा जाता है। ठीक है, इसको अपन ने डिटेल में पढ़ा। फिर अपनी बुक के अनुसार बताया गया कि जो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस है और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, इनको भी इनसे होने वाले इस पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान होने वाली जनरेशन या तो मेल होगी या फीमेल, इस बेस पे भी इसको दो भागों में डिवाइड किया। और सबसे पहले जो था वो था हैप्लॉइड या एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। इस एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस में अपन ने बात किया तो अपने पास जब इसको एग्जांपल के बेस पे अपन ने इसको समझा तो इस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस, किस टाइप का उदाहरण निकल के आया अपने पास? साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण यहाँ पे निकल कर आया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड, यहाँ जो फीमेल होती है वो किस प्रकार का एग देती है? वो देती है हैप्लॉइड टाइप का एग प्रोड्यूस करती है। और अपन ने डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर या अपन जब 12th के अंदर जब अपन ने एपीकल्चर पढ़ा होगा या उससे पहले का भी एपीकल्चर पढ़ा है या वहां पे डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ी है तो अपन को पता है कि हैप्लॉइड एग से और वो पार्थेनोजेनेसिस यानी कि बिना निषेचित हैप्लॉइड एग से अगर कोई ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो वो निर्माण होता है किसका? मेल का। ठीक है, और इस बेस पे अपने यहाँ पे
हैप्लॉइड या एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर एक जनरेशन में तो पार्थेनोजेनेसिस के दौरान मेल क्रिएट होते हैं, लेकिन मेल क्रिएट होने के बाद जब यहाँ पे जो फीमेल होती है और इस फीमेल के द्वारा जो हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस किए जाते हैं या हैप्लॉइड या फीमेल गैमेट्स जो होता है वो मेल गैमेट्स के साथ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन करता है, और यहाँ पे आगे की जो जनरेशन होगी वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा फीमेल का प्रोडक्शन करती है। फीमेल का क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल जेनेटिक क्रोमोसोम्स और मेल जेनेटिक क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड प्रोसेस के रूप में हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, और ये दोनों फ्यूजन करके डिप्लॉइड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? डिप्लॉइड हो जाते हैं। और डिप्लॉइड हो फर्टिलाइजेशन के दौरान हैप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या करते हैं? आपस में फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन के दौरान ये दोनों डिप्लॉइड हो जाते हैं। डिप्लॉइड होते ही अपन को पता है कि इंसेक्ट वर्ग के अंदर अगर कोई डिप्लॉइड होता है तो उससे फीमेल का ओरिजिन होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने देखा तो इसके अंदर सीरियल पार्थेनोजेनेसिस चल रहा था कि एक बार पार्थेनोजेनेसिस, सेकंड टाइम फर्टिलाइजेशन, फिर पार्थेनोजेनेसिस, फिर सेकंड टाइम फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ये सभी प्रोसेस इसमें चल रही थी। और इस बेस पे अपना जो निकल के आता है एग्जांपल वो निकल के आता है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का। सेकंड जो अपन ने इसको डिवाइड किया था या इसको डिवाइड जो किया गया है वो किया गया है डिप्लॉइड या थैलियोटोकस। इसके अंदर अपन ने देखा कि डिप्लॉइड या थैलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट होती है फीमेल। यहाँ पे कंप्लीट रूप से मेल एब्सेंट होते हैं। अगर मेल पाए भी जाते हैं तो वो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन के लिए एब्सेंस होते हैं, उनमें ऐसी क्षमताएं नहीं पाई जाती, या अपन कहे कि स्ट्राइल टाइप के मेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिप्लॉइड एग प्रोड्यूस करती है, और डिप्लॉइड एग प्रोड्यूस करने पर इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन में एम्ब्रियो का निर्माण होगा वो भी कैसे होगा? वो भी फीमेल के रूप में क्रिएट होगी। अब यहाँ पे इसका जो ओरिजिन होता है थैलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर, तो इसको भी कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में डिवाइड किया। और दोनों भागों में जो डिवाइड किया गया वो था एमियोटिक। इसमें होने वाले डेवलपमेंट या इसमें जो एक गैमेट बनता है या फीमेल गैमेट की अपन बात करते हैं, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन कहते हैं oogenesis। तो डिप्लॉइड और थैलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जब oogenesis की प्रोसेस होती है तो ये 2 टाइप से होती है, जिसमें सबसे पहला जो इसका टाइप दे रखा है वो दे रखा है एमियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस। एमियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, oogenesis की प्रोसेस चलती है, तो इसमें प्राइमरी सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, यहां पे क्या नहीं होता? प्राइमरी सेकेंड डिवीजन प्रोसेस जो होती है वो पूर्णतः एब्सेंट होती है। इसी को कहा जाता है मियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कह रहे हैं मियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो प्राइमरी
प्राइमरी सेल डिवीजन है वो प्रोसेस यहाँ पे होती नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे अब प्राइमरी सेल डिवीजन प्रोसेस अपन ने oogenesis प्रोसेस के अंदर देखा था, तो प्राइमरी सेल डिवीजन प्रोसेस कौन सी होती है? मियोटिक प्रोसेस होती है। कौन सी? मियोटिक सेल डिवीजन, जिसे अपन कहते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे नहीं होता, और अगली प्रोसेस जो होती है वो होती है सेकेंडरी सेल डिवीजन, और जिसे कहा जाता है समसूत्री। विभाजन, इस समसूत्री विभाजन के कारण इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है oogenesis प्रोसेस के अंदर फीमेल गैमेट्स के अंदर, तो वो होती है डिप्लॉइड। कैसी होती है? डिप्लॉइड। तो इस एमियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर सिर्फ इसमें होती है सेकेंडरी सेल डिवीजन, जिसके कारण एग कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। एग डिप्लॉइड होता है, इसीलिए इसको एमियोटिक, एमियोटिक मतलब यहां पे एब्सेंस ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस, कि इसके अंदर मियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस एब्सेंट होती है, यहां पे बिल्कुल पूर्ण रूप से इसका अभाव होता है। ठीक है, यही होता है एमियोटिक का अर्थ अपन जाने तो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपन पहले टाइप का एमियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड थैलियोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। अब सेकंड जो इसकी प्रोसेस होती है, जो टाइप है इसका, वो है मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस के अंदर अपन बात करते हैं तो इसमें तो क्या हो रहा था कि यहां पे एब्सेंस ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस यहां पे एब्सेंट थी, लेकिन इसके अंदर प्राइमरी सेल डिवीजन प्रोसेस एक्टिव होती है, और एक्टिव होने के कारण यहां पे जो प्राइमरी जो सेल के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? हाफ। उनके नंबरों की संख्या कितनी, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है, और इसीलिए ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे प्राइमरी सेल डिवीजन यानी कि अपन कहते हैं उसको मियोटिक प्रोसेस। तो मियोटिक प्रोसेस होने के कारण यहां पे क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए एग या जो मेल फीमेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन अब देखिए यहां पे शब्द जो है इसका दूसरा, अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे डिप्लॉइड या थैलियोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर अपन को पता होता है कि एग कैसा होगा? एग कैसा होना चाहिए? डिप्लॉइड होना चाहिए, तभी तो उससे क्या क्रिएट होगी? फीमेल क्रिएट होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर मियोटिक थैलियोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जब सेल डिवीजन की सेल डिवीजन चल रहा होता है, तो इसके अंदर टू टाइप की प्रोसेस होती है, जिससे इसमें गुणसूत्रों की संख्या वापस कैसे हो जाती है? डिप्लॉइड हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे वापस हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाती है।
इसके लिए इसकी सेल डिवीजन की किसी ना किसी प्रावस्था के अंदर या प्रावस्था के अंदर गुणसूत्र आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, जिससे उनकी संख्या वापस डबल हो जाती है। और इसीलिए मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं वापस। ठीक है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। अपन बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। इनके जो एग्जांपल दिए थे मैंने, वो पिछली क्लासों से आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ इसका एक पाथवे बना रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का अपन एग्जांपल अभी देखे थे, तो वो था अपना हैप्लॉइड, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड या एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। फिर अपना सेकंड है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो इसको बी टाइप में बांटा, और बी टाइप का जो इसका है वो है डिप्लॉइड या थैलियोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस। अब इसको भी कितने भागों में बांटा, दो भागों में डिवाइड यहां पे किया गया। पहला था, वो कौन सा था, पहला था यहां पे एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस के अंदर इसके अंदर जो मेन जो रीजन है वो क्या है, यहां पे प्राइमरी सेल डिवीजन, इनएक्टिव फेज, जिसे अपन मियोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। जिससे यहां पे फीमेल गैमेट डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। फिर अपनी जो नेक्स्ट इसको डिवाइड किया था, वो डिवाइड किया था मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस। यहां पे
मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर प्राइमरी सेल डिवीजन एक्टिव रहता है, जिसके कारण जो फीमेल गैमेट होती है, सॉरी वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर फीमेल गैमेट हैप्लॉइड हो जाता है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं डिप्लॉइड एंड या थैलियोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस। तो इसके अंदर अपने पास जो फीमेल गैमेट्स है वो कैसा होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए। इसके लिए इसको दो भागों में, इसमें जो प्राइमरी सेल डिवीजन होता है इसके अंदर यहाँ पे हैप्लॉइड तो हो जाता है, लेकिन कुछ प्रावस्थाएं ऐसी होती है जिनमें इनके क्रोमोसोम्स या तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं होती, जिसके कारण इनके क्रोमोसोम्स एक ही सेल के अंदर रह जाते हैं, या फिर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस तो हो जाती है जिसके कारण डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, लेकिन उन डॉटर सेल्स के अंदर जो बिग डॉटर सेल होती है वो तो किसकी क्या करती है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। और उसके अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में ही ऑटो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, और ऑटो फर्टिलाइजेशन के दौरान उनके क्रोमोसोम्स की संख्या वापस कैसे हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर गुणसूत्रों का आपस में संयोग करना या वापस से डिप्लॉइड होना दो तरीके से होता है। तो पहला होता है बाई रेस्टिट्यूशन के द्वारा। जो पहली प्रोसेस, इसमें दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होती है बाय रेस्टिट्यूशन, जिसे कहा जाता है प्रत्यापरण। प्रत्यापरण द्वारा। अब देखिए प्रत्यापरण होता क्या है। तो प्रत्यापरण में अपन प्राइमरी सेल डिवीजन के दौरान जब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, या अपन कहते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र आधी आधी संख्या में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रोसेस आती है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस आती है, वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट या पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण सेल द्रव्य या कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हो पाता, और विभाजित नहीं होने के कारण इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आपस में एक ही कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, और एक ही कोशिका के अंदर उपस्थित होने के कारण उन गुणसूत्रों की संख्या वापस कैसे हो जाती है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे प्राथमिक कोशिका विभाजन जो होता है वो कंप्लीट रूप से परिपक्व विभाजन होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे परिपक्व विभाजन होने के साथ साथ गुणसूत्र ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, और अंतिम प्रावस्था जो कोशिका द्रव्य विभाजन की आती है वो पूर्ण कंप्लीट नहीं होने के कारण इसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड या द्विगुणित बनी रहती है। और यहाँ पे प्रत्यापरणी या रेस्टिट्यूशन प्रोसेस जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि तरल कोशिका में कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े बनना, क्रोमेटिड्स में विभाजित होना, परंतु पुत्री कोशिकाओं में पृथक न हो पाने की क्रिया को। तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि प्राइमरी सेल डिवीजन के अंदर सब ऑल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्रोमेटिड्स
का निर्माण हो जाने के बाद, ध्रुवों पर गुणसूत्रों का पहुंच जाने के बाद भी पुत्री कोशिकाओं के रूप में विभाजित नहीं होने की क्रिया को रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। कहते हैं अब इस कोशिका में जब द्वितीय परिपक्व विभाजन प्रारंभ होता है और इसके अंदर सेकेंडरी सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उस जगह उसमें क्या होता है सेकेंडरी। अब यहाँ पे अपन को पता है कि माइटोसिस मियोसिस जब होगा, अपन जानते हैं जो जनरली नॉर्मल प्राइमरी सेल डिवीजन जो होता है उसके अंदर मियोसिस के अंदर कितनी सेल्स बनती है, 2 डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बनती है। अब ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस के अंदर 2 सेल से कितनी बन जाएगी, 4 डॉटर सेल्स बन जाएगी। अब ये डॉटर सेल्स कितनी होनी चाहिए अपने पास, 4 होनी चाहिए, लेकिन इस रेस्टिट्यूशन प्रोसेस के होने के कारण यहाँ पे डॉटर सेल्स का निर्माण नहीं हो पाता और यहाँ पे पैतृक कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाओं में विभाजित नहीं होने के कारण यहाँ पे कितनी कोशिकाएं रहती है, सिर्फ एक कोशिका रहती है। और यहाँ पे सेकेंडरी सेल डिवीजन की प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बनती है, सिर्फ 2 कोशिकाएं बनती है। 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इन 2 डॉटर सेल्स के अंदर जो बिग डॉटर सेल्स होगी या अपन लार्ज कहे, लार्ज डॉटर सेल्स होगी, वो तो किसमें फीमेल गैमेट का निर्माण करेगी। ठीक है, और अब देखिए अपन माइटोसिस को जानते हैं कि माइटोसिस प्रोसेस के अंदर जब माइटोसिस प्रोसेस या समसूत्री विभाजन चलता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं में भी वही रहती है जो पुत्री कोशिकाओं में विभाजन के पश्चात पुत्री कोशिकाओं में होती है। यानी कि अपन कहे समसूत्री विभाजन में अगर अपने पास 46 क्रोमोसोम्स है तो पुत्री कोशिकाओं के अंदर भी समसूत्री विभाजन की बात करें तो 46 और 46 गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो यहाँ पे अब सेकेंडरी सेल डिवीजन जो चलेगा वो क्या कौन सा है, माइटोसिस, और माइटोसिस के दौरान डॉटर सेल्स के अंदर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है। तो अब माइटोसिस के अंदर भी जो डॉटर सेल्स बनेगी 2, सेल फर्स्ट एंड सेल सेकंड, दोनों ही कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। लेकिन जो लार्ज वाली होगी वो तो फीमेल गैमेट का निर्माण करेगी एंड जो स्मॉल होगी वो पोलर बॉडी का निर्माण करेगी। इस प्रकार से इसमें बाय रेस्टिट्यूशन प्रोसेस के दौरान जो डिप्लॉइड सेल्स होती है किसमें, मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर गुणसूत्र हैप्लॉइड से डिप्लॉइड किस प्रकार होते हैं, वो इस प्रकार से होता है कि इसके अंदर रेस्टिट्यूशन, प्राइमरी सेल डिवीजन के अंदर रेस्टिट्यूशन होता है जिससे डॉटर सेल्स का निर्माण नहीं होता और डॉटर सेल का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ पे पैतृक कोशिकाओं में ही गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉइड रहती है। और सेकेंडरी द्वितीय कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होने की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है और जो बड़ी पुत्री कोशिका होती है वो फीमेल या मादा युग्मक का निर्माण करती है और जो छोटी पुत्री कोशिका होती है वो ध्रुवकाय का निर्माण करती है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड प्रोसेस होती है तो इसको अच्छे से लिख लो यहां पे, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस आर या प्रोसेस इनएक्टिव या इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट
अनकम्प्लीट इन प्राइमरी सेल डिवीजन। ठीक है, जिससे यहां पे एंड daughter cells number of daughter cell वन। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक होती है। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा होता है बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन। तो ऑटो फर्टिलाइजेशन के अंदर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक है, यहां पे लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो फीमेल गैमेट्स का निर्माण करने वाली डॉटर सेल्स होगी, उस डॉटर सेल के अंदर जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे वो आपस में क्या कर जाएंगे? फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे। और फर्टिलाइजेशन कर जाने के साथ साथ उन गुणसूत्रों की संख्या वापस डिप्लॉइड हो जाती है। और डिप्लॉइड होकर वहां पे सेकेंडरी सेल डिवीजन चलता है। और सेकेंडरी सेल डिवीजन के अंदर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और दोनों पुत्री कोशिकाएं आपस में एक तो क्या करेगी? दोनों में से एक तो करेगी पोलर बॉडी का निर्माण और दूसरी करेगी फीमेल गैमेट्स का निर्माण। इस प्रकार से यहाँ पे oogenesis के अंदर ऑटो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाने पर वापस गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। तो इसके अंदर अपन इसको देखने से पहले एक बार समझ लें कि किस प्रकार से इसमें होता है। अपन बात करें बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन। तो ऑटो फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने पास जो oogenesis के अंदर प्राइमरी oogenesis oocytes जो होता है, प्राइमरी oocytes के अंदर गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है। और ये डिप्लॉयड अब प्राइमरी सेल डिवीजन चलेगा। तो अपन प्राइमरी सेल डिवीजन ना लिख के इसको मियोसिस लिख सकते हैं। तो मियोसिस के अंदर क्या होगा? इनकी जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, आधी रह जाएगी। और आधी रह जाने के कारण यहाँ पे हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा। और हैप्लॉइड सेल में एक तो क्या करेगी? गैमेट का निर्माण करेगी और एक करेगी पोलर बॉडी का। ठीक है, अब आगे कौन सी प्रोसेस चलती है? माइटोसिस। तो माइटोसिस प्रोसेस के अंदर यहां पे अपने पास दो गैमेट्स बनने चाहिए। तो दोनों गैमेट्स में से ये माइटोसिस के दौरान यहां पे एक तो पोलर बॉडी बनेगी और एक गैमेट का निर्माण करेगी। तो इस पोलर बॉडी में भी क्या होगा? माइटोसिस होगा, जिससे दो पोलर बॉडी बनेगी। अपन जानते हैं कि माइटोसिस oogenesis के अंदर तीन पोलर बॉडी बनती है। तो यहां पे अब देखिए, इस प्रोसेस में क्या होगा? कोई एक पोलर बॉडी क्या करेगी? गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगी। और यहां पे ये फ्यूज होकर गुणसूत्रों की संख्या वापस डिप्लॉयड कर देगी। ये है गैमेट एंड ये
पोलर बॉडी फ्यूज विथ फीमेल गैमेट। तो यहां पे फ्यूज हो जाने के कारण यहाँ पे इसकी संख्या कैसी हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी। डबल हो जाने के कारण ये कैसा होगा, डिप्लॉयड फीमेल गैमेट। इस प्रकार से इसके अंदर बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन के दौरान यहाँ पे एक पोलर बॉडी किसके साथ फ्यूज कर जाती है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाती है, और ये आगे चलकर डिप्लॉयड फीमेल गैमेट के अंदर चेंज हो जाता है, जिससे इसमें गुणसूत्रों की संख्या वापस द्विगुणन हो जाती है। और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या हो जाने पर यहाँ पे जब आगे की संतति बनेगी वो भी कैसी बनेगी, फीमेल बनेगी। जो किसका एग्जाम्पल है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अपनी इस प्रकार के जो पार्थेनोजेनेसिस होता है वो कौन कौन सी स्पीशीज के अंदर होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मियोटिक। यहाँ पे मैंने यहाँ तक बता दिया था कि हैप्लॉइड एंड एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस एफिड्स के समान, एफिड्स के अंदर या इनके अंदर होता है। अब बात करते हैं अपन डिप्लॉइड या थैलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो किस में होता है। तो एमियोटिक अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर ट्राइको ट्राइकोसिनिकस के अंदर एक स्पीशीज आती है, सॉरी आइसोपोड, ऑर्डर है आइसोपोड। आइसोपोडा ऑर्डर के अंदर स्पीशीज आती है ट्राइकोनिकस, सीलियस या सिलेबस। ट्राइकोनिस सिलेबस नामक स्पीशीज आती है। इस स्पीशीज के अंदर एमियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस होता है, जिसके अंदर साइटोकाइनेसिस या अब सॉरी अपन कहे कि प्राइमरी सेल डिवीजन इनएक्टिव होता है, जिसके अंदर मियोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसी के साथ एक और है क्रेस्टेशियन क्लास है, क्रेस्टेशिया। और क्रेस्टेशिया क्लास के अंदर यहां पे है डिफेनिया, डिफेनिया फ्लक्स। इसके अंदर भी कैसा होता है, एमियोटिक प्रोसेस होती है। ऐसे ही मोलस्का फाइलम, मोलस्का के अंदर स्पीशीज है कंप्लियो, सॉरी कंप्लोमा रिफम, इसके अंदर भी होता है। और अंतिम एग्जांपल इसका आपकी बुक में दे रखा है आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा। स्पीशीज का नाम है ग्रासहोपर, लैंडहॉर्ड, लैंडहॉर्ड ग्रास होपर। ये सभी जो स्पीशीज है वो कौन किस में आती है, एमियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर आती है। यानी कि इन स्पीशीज के अंदर
मियोटिक प्रोसेस जो होती है वो एब्सेंट होती है। दूसरा जो आगे की जो एग्जाम जो यहाँ पे स्पीशीज दे रखी है वो आपके है लेपिडोप्टेरा के अंदर आपके जो एनिसेक्शन कीट के लिए जो यहाँ पे दे रखी है बाई रेस्टिट्यूशंस, ये लेपिडोप्टेरा के जो प्राणी होते हैं, ऑर्डर का नाम है लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर के स्पीशीज के अंदर लेपिडोप्टेरा स्पीशीज जो है वो है आपके आर्थ्रोपोडा की स्पीशीज है। इस स्पीशीज के जो भी एनिमल है उसके अंदर रेस्टिट्यूशन प्रोसेस होती है, यानी कि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस उनके अंदर नहीं होती। ये भी आर्थ्रोपोडा की इंसेक्टा वर्ग की है। दूसरा है ऑटोफर्टिलाइजेशन। तो ऑटोफर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसके लिए आपके यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा के अंदर जो ततैया वगैरह आते हैं उनके अंदर जो जैसे कि अपन कहते हैं कि एपीज जो होती है, एपिस इंडिका जो है उस उनके अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स जो होती है, एपिस इंडिका की बात नहीं कर सकते अपन, एपिस इंडिका के अंदर हैप्लॉइड एग भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं ततैया जो होता है, ततैया यानी कि पीली मधुमक्खी जो आती है जो पेड़ों के अंदर छत्ते बनाती है और उन छत्तों से शहद नहीं निकलता, वो ततैया जो होते हैं उन ततैया की यहाँ पे ऑटो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान वहां पे फीमेल का ओरिजिन होता है। ठीक है, अगली जो आती है वो थर्ड टाइप का आपके एग्जांपल है, जैसे कि मियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस, ये सेकंड टाइप है। एमियोटिक थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस फर्स्ट टाइप की है। और थर्ड टाइप का जो आपके आता है वो है ये किसी एक स्पीसीज, दो स्पीसीज का नाम दे रखा है यहाँ पे, एक तो है फाइलोक्सेला तथा दूसरा है एफिड्स के अंदर जो थैलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस होता है वो किस प्रकार से होता है इसकी अपन बात करेंगे। तो इसमें आपकी जो थर्ड टाइप का डिप्लॉयड एंड थैलियोटोकी पार्थेनोजेनेसिस है जिसके अंदर यहाँ पे दो स्पीसीज का नाम दे रखा है, एक तो फाइलोसेरा नाम दे रखा है, फाइलोक्सेरा, फाइलोक्सेरा एंड एफिड्स। फाइलोक्सेरा एंड एफिड्स। थैलियोटोकी इन फाइलोक्सेरा एंड एफिड्स। इसके बाद में आपके आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस है, फिर आर्थिक महत्व है एनिसेक जनन के, और इसके बाद में ये लेसन कंप्लीट है। तो अपन थैलियोटोकी इन फाइलोक्सेरा एंड एफिड्स इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करके अपन आर्थिक महत्व देखते हुए पार्थेनोजेनेसिस के सिग्निफिकेंस देखते हुए अपन इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज तक यही, और आज तक अपन ने जो पढ़ा वो अपना अंतिम जो लेसन था, अंतिम जो टॉपिक था वो था बाई ऑटोफर्टिलाइजेशन के दौरान किस प्रकार से डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर जो इसका जो एग्जांपल दिया था मैंने वो है आपके ततैया, या अपन कह सकते हैं कि इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के अंदर इस प्रकार का ऑटो फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपन थैलियोटोकी एंड फाइलोक्सेरा एंड एफिड्स। तो थैलियोटोकी का हिंदी में अपन अर्थ जानते हैं तो स्त्री जनन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, स्त्री जनन के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ही ये है थैलियोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस या द्विगुणित या स्त्री जनन एनिसेक जनन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।